नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में स्वागत है आपका। और सबसे पहले खबर सोनभद्र से, जहां पर ओबरा बी तापीय परियोजना की 200 मेगावाट की 5 यूनिट ठप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से बीटीपीएस का बिजली उत्पादन शून्य हो गया है और इसकी वजह से प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली की आपात कटौती करनी पड़ी है। भीगे और कीचड़ वाले कोयले की फीडिंग की वजह से यूनिट बंद हो गई। सूत्रों के मुताबिक कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बीटीपीएस के कोल यार्ड में पानी भर गया था, जिसकी वजह से यूनिट बंद करनी पड़ी है। बड़ी खबर। और इसकी वजह से कई इलाके इस वक्त विद्युत की आपूर्ति वहां पर बाधित हुई है, क्योंकि इमरजेंसी में कट करना पड़ा है, बिजली सप्लाई रोकनी पड़ी है। कोलयार्ड में पानी भरने की वजह से भीगे कोयले की फीडिंग हो गई थी और इसी वजह से यूनिट को बंद करना पड़ा है। यूनिट ही बंद हो गई और आपात कटौती करनी पड़ी है। प्रदेश के कई इलाकों में इस वक्त बिजली गुल है। सोनभद्र में ओबरा बी तापीय परियोजना की 200 मेगावाट की 5 यूनिट बंद है। 200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन यहां पर होता था। 5 यूनिट बंद होने की वजह से बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। रंजेश हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रंगेश हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद है। रंगेश, इस बारे में विस्तार से बताएं कि ये लापरवाही कैसे हो गई? आखिर भीगे कोयले की फीडिंग कैसे कर दी गई? जी देखिए, बता दें, इन दिनों जिले में भारी बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से चारों तरफ जल भराव है। कोयले की खदान हो चाहे पत्थर की खदान हो, सभी में लबालब पानी भर गया है। वहीं पानी भरे होने की वजह से कोयला गीला ही आएगा और गीला कोयला पहुंचने से बिजली घरों में गीले कोयले की वजह से जो फीडिंग हुई उससे बिजली उत्पादन लगभग ठप हो गया और पांचों इकाइयां बंद हो गई। ओबरा तापीय परियोजना की 200 मेगावाट की 5 इकाई बंद होने से बिजली संकट देखने को मिलेगा। रंगेश, कुछ बता पा रहे हैं टेक्नीशियंस कि कब तक इस समस्या का समाधान निकल आएगा? जी देखिए, मैंने बताया कि सोनभद्र में लगातार बारिश हो रही है और बारिश इतना ज्यादा प्रभाव डाल रही है कि कोयले की खदानों में लबालब पानी भरा हुआ है, पत्थर की खदानों में भरा हुआ है। हर क्षेत्र में जितने भी डैम है सोनभद्र के, लगभग सब फुल हैं और सबके फाटक खोल दिए गए हैं। इस वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं और कोयला गीला होने की वजह से उत्पादन में गिरावट दर्ज किया ही जाएगा, जिसकी वजह से लगभग उत्पादन शून्य हो गया। रंगेश, धन्यवाद इस पूरी जानकारी देने के लिए। एक बड़ी आबादी है जो कि प्रभावित हो रही है, जहां पर बिजली कटौती करनी पड़ी है, कट करना पड़ा है। इधर नोएडा न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। नोएडा में अस्पताल में गार्ड से मारपीट करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिना अस्पताल के गार्ड के मरीज से मिलने जाने की कोशिश कर रहे थे। जब इन्हें रोका गया तो इन्होंने गार्ड पर हमला कर दिया। दबंगों ने महिला और पुरुष गार्ड के साथ मारपीट की है। मारपीट का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो तस्वीरें हमने दिखाई भी थी। अब इस मामले में मारपीट करने वाले लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इटावा में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है और भारी बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। शहर में जगह जगह जल भराव हो गया है। कई जगहों पर पेड़ और बिजली के पोल गिर गए हैं। एसएसपी ऑफिस, थाना, डीएम दफ्तर, विकास भवन सभी जलमग्न हैं। मैनपुरी फाटक अंडरपास में करीब 11 फीट पानी भर चुका है, जिससे आवाजाही बाधित हो रही है। शहर में कई जगहों पर पानी भरे होने की वजह से लोग परेशान हो गए हैं। तो बारिश ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। शहर में कई जगहों पर पानी भरा है। साबितगंज ढाल पर पुराना जर्जर मकान ढह गया और मलबे में तब्दील हो गया। मोहल्ला पुरबिया की बात की जाए, टोला में कई फुट तक घरों में पानी घुसा है। मूसलाधार बारिश से शहर के रिहायशी इलाके जलमग्न हैं। बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। घरों में, दफ्तरों में, स्कूलों में, अस्पतालों में हर तरफ पानी ही पानी है। इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कहीं घुटने भर, कहीं कमर तक पानी भरा हुआ है। लोग परेशान हैं। यहाँ देखिए, घर के अहाते में किस तरह पानी भरा हुआ है।
सोनभद्र में लगातार हो रही बारिश की वजह से बीच धंधरौल बांध में लीकेज की तस्वीर आई है। देखिए, बांध से लीकेज होने लगी। धंधरौल बांध पर पानी खतरे के निशान को पार कर चुका है और इसी बीच बांध में आई लीकेज की तस्वीर अब ये डराने वाली है, क्योंकि बाढ़ से पूरा इलाका ही जलमग्न है और अगर बांध से कोई अनहोनी होती है तो पूरा का पूरा गांव ही जल समाधि ले सकता है। बांध के कई हिस्सों से पानी का रिसाव हो रहा है। हालांकि सभी 22 फाटक खोल दिए गए हैं, बावजूद इसके पानी का दबाव बांध पर अब भी बरकरार है। इस बीच बांध में रिसाव की ये तस्वीरें चिंताजनक हैं। भारी बारिश के चलते मुरादाबाद में एक कार बरसाती नदी में बह गई। बाढ़ के पानी में बही कार का वीडियो सामने आया। गांव वालों ने जब ये देखा तो पानी में बह रही कार को किनारे लगाया और कार सवारों की जान बचाई। ग्रामीणों का रेस्क्यू करते ये वीडियो सामने आया है। थाना भोजपुर क्षेत्र का वीडियो बताया जा रहा है। कुशीनगर पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। पैर में गोली लगने से 25,000 का एक इनामी देवाजीत उर्फ संजय यादव जख्मी हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया, फिर अस्पताल ले जाया गया। इसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया है। देवाजीत पेशी पर आने के दौरान पुलिस को चकमा देकर भाग गया था। देवाजीत जौनपुर का रहने वाला है। चोरी के मामले में जेल में था। कुशीनगर और जौनपुर में उसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद देवाजीत ने हाथ जोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगी है। जैसे गलती हो गया माफ कर दिया, ऐसे गलती कभी नहीं होगा। सजा काट लेकिन कभी गलती नहीं करेंगे। तो माफ कर दीजिए, गलती करेगा माफ कर दीजिए। कभी कानून नहीं तोड़ेंगे, माफ कर दीजिए। कभी आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। सजा काट लेकिन कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे, माफ कर दीजिए। कानून नहीं तोड़ेंगे कभी। संजय यादव, इसको गोली लगी है, गिरफ्तार किया गया है। ये जो शातिर बदमाश था, ये कल न्यायालय कसिया में पेशी पर आया था और पेशी पर न्यायालय से ही ये फरार हो गया था। इसके पकड़ने के लिए टीमों का गठन किया गया था। मात्र 12 घंटे के अंदर पुलिस एनकाउंटर में न्यायालय से फरार 25,000 रुपए का इनामिया बदमाश संजय यादव उर्फ राजा यादव, इसको गोली लगने के बाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। ये एक शातिर किस्म का अपराधी है। मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है, जिसे संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा। आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली समिति ने वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं पर मार्च में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में जो सुझाव दिए गए हैं उसके मुताबिक पहले कदम के रूप में लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। समिति ने आगे सिफारिश की है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ किए जाने के 100 दिन के भीतर ही स्थानीय निकाय के चुनाव भी हो जाने चाहिए, जिससे पूरे देश में एक निश्चित समय के अंदर सभी स्तर के चुनाव संपन्न हो जाए। यूनियन कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एनडीए की सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी उसको एक्सेप्ट किया है। हाई लेवल कमेटी recommendations on one nation one election, on simultaneous elections, those recommendations have been accepted today by the union cabinet. And as you are aware, 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो। बहुत सारा लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो बाधित हो जाता है, बिकॉज पुलिसमैन आर टोटली डिप्लॉयड इन मेंटेनिंग द इलेक्शन लॉ एंड ऑर्डर, वो सब जो बड़ा एक बहुत बड़ा एक डिसरप्शन रहता है वो ना हो। इसी बीच मायावती ने एक देश एक चुनाव को समर्थन दे दिया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा आज दी गई मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश और
जनहित में होना जरूरी है। समाजवादी पार्टी ने भी वन इलेक्शन यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन कर दिया है। हालांकि एक चुनौती भी पार्टी की ओर से केंद्र सरकार के सामने रख दी गई है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि हम चाहते हैं कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाए। हम भी चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो, लेकिन ये सरकार कहती कुछ और है, करती कुछ और है। आगे कार्रवाइयां होनी चाहिए। हम लोग वैसे चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में हों। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों से केंद्र की सरकार में है और बार बार ये कह रही है, लेकिन उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो सच्चे मन से ये चाहते हैं कि देश में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ हों, तो सभी विपक्षी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा में दलों के नेताओं की एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का काम करें। समाजवादी पार्टी ने अपना स्टैंड बदल लिया है। पहले समाजवादी पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन के विरोध में थी, लेकिन अब समर्थन किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक देश एक चुनाव का विरोध किया। खड़गे ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल ही नहीं है, ये चलने वाला नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब आते कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको, ऐसी चीजें बात करने के लिए, इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए वो बात करते हैं, और इसीलिए और पूरे देश के लोग कोई मानने वाले भी नहीं हैं। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर रहे और गाजियाबाद की जमीन से उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर एक के बाद एक कई हमले किए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भस्मासुर बताया। साथ ही ये भी कहा कि एसपी ने शक्ति का दुरुपयोग किया है। 2 लड़कों की जोड़ी लूटने निकल जाएगी। पहले की सरकारों ने उत्तर प्रदेश को लूटा है। ये तमाम बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद की जमीन से समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के पहले की सरकार को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद की तस्वीर पहले बहुत खराब थी, लेकिन अब गाजियाबाद बदल चुका है। 2017 से पहले प्रदेश की दशा खराब थी। एसपी में औरंगजेब की आत्मा आ गई है और कैराना में हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। ये समाजवादी पार्टी की वजह से ही हुआ था। गुंडागिर्दी की चरम, अराजकता की चरम, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा, हर माफिया के साथ इनके रिश्ते, और समाजवादी पार्टी तो ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। इनकी प्रवृत्ति तो देखो, औरंगजेब की आत्मा सचमुच इनके अंदर घुस चुकी है। औरंगजेब की आत्मा इस कदर घुस चुकी है कि भारत की धर्म और संस्कृति के प्रतीक धर्माचार्यों को ये माफिया कहते हैं, और जो संगठित अपराध में लिप्त थे, भूमाफिया, वन माफिया, पशु माफिया या संगठित अपराध में संलिप्त माफिया को के सामने ये लोग घुटना टेक करके नाक रगड़ने का काम करते थे, युवाओं का शोषण करते थे, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते थे, व्यापारियों को प्लान करने के लिए मजबूर करते थे, और इन्हीं के कारण कैराना जैसी घटनाएं घटित हुई। और गाजियाबाद में ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शायराना अंदाज में अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर भी निशाना साधा। केवल इनके बारे में मुझे एक शायर की बात याद आती है कि नजर नहीं है लेकिन नजारों की बात करते हैं, जमी पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़ के बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में
ये सुधारों की बात करते हैं। इन्होंने लूटा है। आप यूपी के अंदर ये तो दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। इन्होंने लूटने के सिवाय, अपने परिवार के सिवाय किसी का कोई हित नहीं किया है। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि किसी की निजी संपत्ति पर सरकार कार्रवाई नहीं करती है। सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर रहा है तो उसके खिलाफ ही एक्शन हो रहा है। निजी संपत्ति पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करती है। सरकारी जमीन पर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है और अपराध कर रहा है, अपराध की दुनिया में आकर के उसमें जो है फिर निर्माण कर रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट निजी संपत्ति की बात कर रहा है ना। सर, सपा और बसपा का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई के जरिए सरकार मनमानी कर रही थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप। अब सपा बसपा को इसके अलावा करना क्या है? सामाजिक न्याय समिति पर तो बोलना नहीं है, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर बोलना नहीं है, क्योंकि 27% रिजर्वेशन जो पिछड़ों को है वो बढ़ जाएगा, उस पर तो बोलना नहीं है। देश में एक देश एक राशन कार्ड का कानून बन गया, तो एक देश एक समान शिक्षा पर तो उनको बोलना नहीं है। तो वो लोगों के हित में, गरीब कमजोर लोगों के हित की बात नहीं करते हैं, सिर्फ बिना वजह की बात करते हैं लोग। इधर प्रयागराज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद उज्जवल रमन सिंह के साथ कई जगहों पर लेटर बॉक्स की तर्ज पर न्याय पेटी लगवाई है। कांग्रेस के मुताबिक पीड़ित, शोषित और जिन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है वो इस बॉक्स में अपनी शिकायतें डाल सकते हैं। कांग्रेस सांसद ने बताया कि हफ्ते में एक बार इस लेटर बॉक्स से शिकायतें निकाली जाएंगी, समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। पार्टी का ये एक माध्यम है, सोशल आउटरीच जो विभाग हमारा है वो 25 जिलों में जनता से सीधे जुड़ने का एक कार्यक्रम हम लोगों ने चलाया है कि ये एक हम बॉक्स लगा रहे हैं जिसमें जनता अपनी शिकायत इसमें डालेगी और उस शिकायत का हम निराकरण करेंगे। और इसका पूरा प्रयास कोशिश है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कि जनता को न्याय मिल सके। जो वर्तमान सरकार से न्याय नहीं मिल रहा है, वर्तमान सरकार से लोग उपेक्षित हैं, वो हमारे बॉक्स में अपने आए और यहाँ पर अपना जो है प्रार्थना पत्र डालेंगे। बरेली पुलिस ने 25,000 के इनामी समाजवादी पार्टी के नेता, शिक्षा माफिया डॉक्टर विजय शर्मा को गिरफ्तार किया। सपा नेता विजय शर्मा पर 369 छात्रों को डी फार्मा की फर्जी डिग्री देकर 3 करोड़ 69 लाख रुपए की ठगी का आरोप है। सीबीगंज थाने में विजय शर्मा के खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। फरार चल रहे विजय शर्मा पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। मामूली ड्राइवर से एसपी नेता बने विजय शर्मा ने अभ्यर्थियों से मोटी फीस वसूल कर करोड़ों की संपत्ति खड़ी की है। विजय शर्मा संपत्तियों का पुलिस ब्यौरा भी जुटा रही है। विजय शर्मा की संपत्तियां अटैच कर कुर्की की कार्रवाई भी की जा सकती है। फर्जीवाड़े में शामिल खुसरो डिग्री कॉलेज का चेयरमैन शेर अली जाफरी और उसका बेटा पहले ही जेल जा चुका है। पुलिस सभी आरोपियों पर गैंगस्टर लगाने की तैयारी में है। और अगली खबर भदोही से, जहां एसपी विधायक जाहिद का बेटा जईम बेग को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विधायक जाहिर बेग के घर से नाबालिग नौकरानी का शव मिला था, जिसके बाद एसपी विधायक और उनकी पत्नी पर केस दर्ज हुआ था और इसी मामले में जईम बेग को जेल भेजा गया। इसी बीच समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 7 साल की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की अपील की गई है। यूपी सरकार के इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील है। कानपुर में महिला के घर पर आगजनी करने के मामले में इरफान सोलंकी को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इरफान ने सजा को रद्द करने की याचिका लगाई है। दोनों याचिकाओं पर अब 24 सितंबर को सुनवाई होनी है। सजा की वजह से इमरान सोलंकी की विधानसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है। कानपुर की सीसामऊ सीट से विधायक रह चुके हैं इरफान सोलंकी। इधर लखनऊ पुलिस ने डिजिटल ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने पीजीआई लखनऊ की महिला प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट कर तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए की ठगी की थी। महिला प्रोफेसर को ठगों ने 5 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा था। जालसाजों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया था और ठगी की थी।
आरोपियों से 2,42,000 रुपए, 15 चेकबुक, 18 एटीएम कार्ड, 8 यूपीआई स्कैनर और 2 लैपटॉप बरामद किए गए हैं। गिरोह में शामिल लोगों में सबकी अलग अलग जिम्मेदारी तय थी। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। 25,000 की इनामी लेडी डॉन काजल खत्री को गिरफ्तार किया। कपिल मान गैंग को ऑपरेट कर रही थी ये महिला। पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी। कपिल मान जेल में है। लेडी डॉन काजल खुद को उसकी पत्नी होने का दावा भी करती है और इसी साल जनवरी में नोएडा इलाके में सूरज मान की हत्या हुई थी। दरअसल कपिल मान गैंग और परवेश मान गैंग के बीच लंबे वक्त से गैंग वॉर चल रही थी और इसी गैंग वॉर में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं। 19 जनवरी 2024 को एयर इंडिया में क्रू मेंबर कार्यरत सूरज मान सेक्टर 104 के एक जिम से लौट रहे थे। जैसे ही वो अपनी कार में बैठे, कुछ बाइक सवार बदमाशों ने घेर लिया था, ताबड़तोड़ फायरिंग की थी और सूरज को मौत के घाट उतार दिया था इन बदमाशों ने। खबर बस्ती से, जहां पर पुलिस ने गणेश प्रतिमा विसर्जन में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 4 डीजे ऑपरेटर्स को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 3 गाड़ियां, 49 साउंड बॉक्स, 3 जनरेटर और डीजे का सामान जब्त किया है। तय मानकों से ज्यादा आवाज में डीजे बजाने को लेकर पुलिस ने ये एक्शन लिया। कुछ डीजे संचालकों द्वारा देर रात अनावश्यक रूप से तेज आवाज में वो साउंड बजाया जा रहा था। इस संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस द्वारा ऐसे डीजे संचालकों का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध बीएनएस एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। पुलिस द्वारा इस संबंध में 3 वाहन और कई सारे डीजे जो उसमें प्रयुक्त थे, उनकी मशीनें, उनके उपकरण ये जब्त करके उनको सील किया गया। उधर रामपुर में एक स्कूल की रसोई में सांप निकल आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मामला कंपोजिट स्कूल का है। स्कूल 3 दिन से बंद था। स्कूल की रसोई खोली गई तो बाल्टी में सांप मिला। मौके पर पहुंचे गांव वालों ने डंडे के सहारे सांप को भगाया। स्कूल की रसोई में सांप का वीडियो वायरल हो रहा है। चमरौवा ब्लॉक के अहमदनगर खेड़ा गांव के कंपोजिट स्कूल का ये मामला है। इधर ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में गार्ड और रेजिडेंट्स के बीच झड़प हो गई है। बेसमेंट में कुत्तों को शौच कराने को लेकर नोकझोंक हुई थी। रेजिडेंट पर गार्ड को पीटने और कुत्ते से कटवाने की धमकी देने का आरोप है। गार्ड से हुई बदसलूकी का सोसाइटी में ही एक लड़के ने वीडियो बनाया है। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये मामला थाना मिश्रक क्षेत्र के गौर सिटी 14th एवेन्यू का है। सोसाइटी के दूसरे रेजिडेंट्स ने भी आरोपी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। गार्ड ने इनको रोका तो इन्होंने गार्ड से मारपीट की, मेरे से भी मारपीट की। मैंने एक बोला गार्ड को क्यों मारा, तो मेरे से भी हाथ उठाया। ये बंदा है सोसाइटी में, बोल रहा है जो करना है कर लो। अलीगढ़ से खबर, जहां पर एक नव विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। ससुराल वालों ने पुलिस को जानकारी दिए बगैर ही अंतिम संस्कार की शुरुआत कर दी थी। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया और शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। चिता की अग्नि बुझाई गई और महिला का अधजला शव अपने कब्जे में पुलिस ने लिया। पुलिस ने महिला के पति को पकड़ा है और ये घटना दादो थाना इलाके के नीनामई गांव की है। पुलिस फिलहाल मामले की पड़ताल में जुटी है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।